हेलो क्लास 9 चिल्ड्रन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि भाई आपके क्लास 9 में सोशल साइंस में सीबीएसई ने टर्म 1 में और टर्म 2 में कौन से चैप्टर दिए हैं, यानी कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर से पेपर आएगा और टर्म 2 में कौन से चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। फटाफट से देखते हैं। आपकी ये 4 बुक हैं सोशल साइंस में। कौन सी? इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इंडिया, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सिविक्स आपकी, और इकोनॉमिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स भी मेंशन कर रखे हैं। आपके काम के मार्क्स हैं सब 10-10 नंबर की, 40 मार्क का हो गया। ठीक है, टर्म 1 में भी, टर्म 2 में भी। उसके बाद चैप्टर पे आते हैं हम। देखो बच्चों, हिस्ट्री के चैप्टर 1 में है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसका नाम है, हिस्ट्री का चैप्टर 1, वो आपको पढ़ना है टर्म 1 में, जो कि आप में से ज़्यादातर बच्चे पढ़ चुके हैं। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एक ही चैप्टर है टर्म 1 में हिस्ट्री का। ठीक, उसके बाद है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी में। बच्चों 2 चैप्टर आएंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक, ये 2 चैप्टर को आप ध्यान से मन लगा कर पढ़ो, इनमें से पेपर आएगा। और आपको पता ही है न्यू असेसमेंट पॉलिसी के बारे में, पहला पेपर जो होना है वो एमसीक्यू बेस्ड होना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। अगला है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपका चैप्टर है ना, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपको एग्जाम में आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ये चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर दोनों ही बड़े मज़ेदार चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में हम समझ बनाते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, हमें पता चलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है किसी देश के लिए, है ना। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, ये सब बातें। ठीक, इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स पे जब हम आते हैं तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये आएगा। इसमें क्या है भाई, इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये हम पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पीपल एज रिसोर्स, है ना, लोग एक रिसोर्स कैसे बनते हैं, कैसे वो एक लाइबिलिटी जिम्मेदारी बनते हैं। तो फोकस रहेगा कि भाई किन किन चीज़ों को प्रोवाइड करके लोग जो है रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक, तो पीपल एज रिसोर्स हो गया। इसके बाद तो ये हमारे टर्म 1 के अंदर कितने चैप्टर हो गए बच्चों? देखो, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, 2 चैप्टर सिविक्स में, 2 चैप्टर ज्योग्राफी में, तो 6 चैप्टर हो गए, और 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। टोटल 7 चैप्टर में से आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, ये हो गई बात। और अब देख लेते हैं मैप आइटम। तो आपके मैप आइटम में देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ पॉइंट्स हैं, बोर्डेक्स, नांते, ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, है ना, जो स्लेव ट्रेड की वजह से फ्लोरिश हुए थे। पेरिस, सारा मामला ही वहीं हो रहा था, और मार्शिले वो शहर है ना जहाँ उन्होंने अपना नेशनल एंथम गाया था। तो ये हो गई बात, और अपनी रेवोल्यूशनरी वार के लिए मार्च शुरू किया था। तो ये 4 पॉइंट आप अच्छे से समझ लो, जान लो, फ्रांस के मैप में ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनमें से आएगा हिस्ट्री का, बस इतना ही है। ठीक, ज्योग्राफी में इंडिया साइज और लोकेशन में देखो, इंडिया के स्टेट और कैपिटल ये हमें पता हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, कौन से स्टेट कवर करती है ये पता हो, और स्टैंडर्ड मेरिडियन ये पता हो। ये 3 बातें इसमें हमें जान लेनी है अच्छे से। उसके बाद है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बच्चों, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में देखो, माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो हिमालयन पार्ट में जैसे कि भाई काराकोरम रेंज है, जास्कर रेंज है, शिवालिक रेंज है। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद थोड़ा नीचे इधर आते हैं, साउथ वेस्ट में अरावली रेंज हो गई, और इंडिया के सेंटर में थोड़ा सा आते हैं, विंध्या की रेंज हो गई, सतपुड़ा की रेंज हो गई, और पीछे डेक्कन में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये घाट हो गए। तो इनकी लोकेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और क्या है भाई, माउंटेन पीक्स, K2 कंचनजंगा, ये तो हिमालय की है ना, और एक अनाईमुड़ी और डोडा बेटा आपने पढ़ी है ना वेस्टर्न घाट में, तो सिर्फ इधर अनाईमुड़ी है, ये आपने सीखनी है। प्लेट्यू, तो प्लेट्यू में भाई एक तो डक्कन प्लेट्यू, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही आसान है ना, साधन पार्ट में। छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। ठीक, इनकी लोकेशन ये सेंट्रल हाईलैंड में
आते हैं। ठीक, उसके बाद है कोस्टल प्लेन। तो भाई वेस्टर्न कोस्ट के प्लेन और ईस्टर्न कोस्ट के प्लेन, तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार। वेस्टर्न कोस्ट में पढ़ा था ना हमने, कोंकण, कन्नड़ है नहीं, बस दो ही पूछे हैं, कोंकण और मालाबार, इनकी लोकेशन मैप में। और इधर कोरोमंडल और नदन सरकार, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आपके मैप आइटम में सिर्फ 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, इंडिया साइज एंड लोकेशन से, और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से, है ना। भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी से ही मैप आता है। आगे देखो कोर्स कंटेंट टर्म 2 में आपके कौन से चैप्टर आएंगे बच्चों। टर्म 2 में आएंगे यहाँ पे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, कौन सी वहाँ पे थॉट प्रोसेस फैल रहे थे ना, लिबरलिज्म था, रेडिकल कौन थे, है ना, और कंजर्वेटिव्स कौन थे, क्या कुछ चल रहा था रशिया में, जो है किस तरीके से सोशलिज्म आया, कौन कौन पार्टीज़ थी जो इसके लिए काम कर रही थी, कौन स्टालिन का इसमें क्या रोल रहा, व्लादिमीर लेनिन का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अच्छा चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, मजदूरों ने किस तरह रेवोल्यूशन की, है ना, ये सब चीज़ें। फिर नाजिज्म और हिटलर। देखो हिटलर अपना काम करके चला गया, अपनी क्रुएलिटी करके, राक्षसपन दिखा के अपना चला गया, और बच्चों को इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आता है। ये चैप्टर जो है ना, इसमें बहुत हमारी समझ बनती है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और दोनों ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उसके बाद आप देखो बच्चों कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि ज्योग्राफी में एक चैप्टर है ड्रेनेज। यहाँ पे एक नोट लिखा है, क्या नोट है, ओनली मैप आइटम एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर टू बी इवेलुएटेड इन द एग्जामिनेशन। यानी कि थ्योरी पार्ट नहीं आएगा ड्रेनेज से, चैप्टर नंबर 3 से, नदियों वाला जो चैप्टर है ना वहाँ से। तो ड्रेनेज से क्या आएगा, सिर्फ मैप आइटम। क्या मैप आइटम, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ मैप आइटम आएगा, थ्योरी पार्ट नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में। क्लाइमेट का चैप्टर बड़ा ही ज़बरदस्त चैप्टर है ना। मॉनसून कैसे आता है, कैसे जाता है, इंडिया की क्लाइमेट पे क्या असर रहता है, और हमारे जो सर्दी गर्मी बरसात सारे जो मौसम हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं, मॉनसून का मैकेनिज्म कैसा है ना, तो इसके कौन से पुश और पुल फैक्टर हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है बच्चों। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर पढ़ेंगे। यानी कि ज्योग्राफी में हमें टर्म 2 में पढ़ना है सिर्फ मैप वर्क ड्रेनेज का, और पूरे पढ़ने हैं क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये 2 चैप्टर ज्योग्राफी के। तो हिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, उसके बाद हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स पे आते हैं, यानी कि तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये पढ़ेंगे, और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए ना डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, कौन से हैं भाई, पता है ना आपको, जो है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनका क्या रोल है, वो कैसे काम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स में इस बार एक ही चैप्टर है टर्म 2 में, पावर्टी एज ए चैलेंज। भाई पावर्टी क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, और गवर्नमेंट ने पावर्टी को जो है रिमूव करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स स्कीम बना रखी हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टर्म 2 में आपके कितने चैप्टर हो गए भाई, 2 चैप्टर हिस्ट्री के, ठीक है, और 2 चैप्टर आपके हो गए ज्योग्राफी के। ठीक है, अगर थ्योरी पार्ट को देखें तो 4 चैप्टर हो गए, 2 हो गए आपके सिविक्स के 6, और 1 इकोनॉमिक्स में 7, टोटल 7 चैप्टर आपके इधर आएंगे। ठीक है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहें। उसके बाद इसका मैप आइटम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, देखो यहाँ पे सेंट्रल पावर और एलाइड पावर। आपको पता है सेंट्रल पावर कौन सी थी भाई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। ठीक, ये चीज़ थी। एलाइड पावर में कौन से थे, जो जिन्हें फ्रेंच नेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, और बाद में यूएसए भी है, ये चीज़ें हैं। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर में यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एक तो मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्री पूछ ली। अब तो देखो एक तो हमने पहले ही कर लिया था, एलाइड पावर कौन सी है, यूके है, फ्रांस है, और फॉर्मर यूएसआर यानी कि वो रशिया वाला पार्ट रशिया है, और यूएसए ये भी था। इधर एक्सेस पावर थी, इनको इधर बोलते हैं एक्सेस पावर, कौन सी, जर्मनी, इटली, जापान, इनकी लोकेशन। तो यानी कि वर्ल्ड के मैप में इन सब की लोकेशन हमें अच्छे से जान लेनी है, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, यही पूछे जाएंगे मैप में।
उसके बाद है टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन। जर्मनी ने, नाजी पावर ने जब एक्सपेंशन किया, जब उनमें टेरिटरीज को फैलाया, तो कौन से एरियाज उसने जो है टेक ओवर कर लिए थे। भाई ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, ठीक है, डेनमार्क है, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम, इन सारों की वर्ल्ड में लोकेशन, वर्ल्ड मैप में लोकेशन हम कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी पे हम आते हैं। तो ज्योग्राफी में देखो बच्चों, यहाँ पे ड्रेनेज, यहाँ पे एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम, पता है ना, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम होता है, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होता है। हिमालयन में एक तो इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, ये दोनों, एक सतलुज, ठीक। तो सतलुज इसमें इंडस रिवर सिस्टम में ही आ जाती है। इंडस रिवर सिस्टम में इसकी ट्रिब्यूटरीज भी तो आती है ना भाई रिवर सिस्टम में। तो सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चेनाब और इंडस खुद, ठीक। ये सारी नदियां हमें सीखनी है, आइडेंटिफाई करनी है, हमें पता होना चाहिए, नदी दिखाई जाएगी, हमें पता होना चाहिए है कौन सी, ठीक। उसके बाद है पेनिनसुलर रिवर में भाई नर्मदा है, तापी है, फिर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ठीक। यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर 2 और 4 ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी, नर्मदा, तापी, और इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो इन सारी नदियों की हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। लेक कौन सी है भाई, वुलर, पुलिकट, सांबर, चिल्का, ये पता हो। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट में क्या चीज़ है बच्चों, वो एरियाज जहाँ 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है और 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, उन एरियाज़ का हमें पता हो, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये पूछे जाएंगे। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में क्या है, देखो वेजिटेशन टाइप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे कंट्री में कहाँ पे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की लोकेशन क्या है, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पहाड़ी वाले, ठीक है, वो कहाँ पे हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट वो कहाँ पे, ठीक है, इनकी हमें लोकेशन पता हो। नेशनल पार्क कौन से हैं जो मैप में पूछे जाएंगे, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल और मानस, ये पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है, इनसे अलावा नहीं पूछे जाएंगे, इनकी अच्छे से तैयारी कर लो। और ये कुछ बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो बच्चों ये आपसे मैप में पूछी जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई, आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे तो 3 होंगे, है ना, जैसे कि सीबीएसई की असेसमेंट पॉलिसी में मैंशनड है, और 10 मार्क्स का रहेगा। पेन पेपर टेस्ट रहेगा, यानी कि जो पेपर होंगे उनके मार्क्स 5 में कन्वर्ट होंगे, और बाकी एक्टिविटीज़ आपका रोल प्ले है, कोई क्विज़ है, कोई डिबेट है, कोई जो है कोई एग्जिट कार्ड है, या कोई सेल्फ असेसमेंट है, कोई मैप वर्क है, कुछ भी, तो इस तरह की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं 5 में से ये कन्वर्ट होंगी। तो इस तरीके से आपका पीरियोडिक असेसमेंट 10 नंबर का रहेगा। पोर्टफोलियो 5 नंबर का। पोर्टफोलियो क्या होता है, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ कोई प्राइज़ लाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, कोई भी आपकी अचीवमेंट, ठीक है, और कोई आपने मैगजीन बनाई तो, कोई मैप वर्क किया तो, सब एवरीथिंग, उसकी डेट, आपने जो काम किया उसका टॉपिक, और आपने उससे क्या सीखा, वो सब चीज़ें, और उसकी 1-2 फोटो, तो ये लगाते हुए अपनी फाइल बना लेना, आपकी पोर्टफोलियो फाइल रेडी हो जाएगी। शुरू वाले पेज पे आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। तो इस तरीके से आपका 5 नंबर का पोर्टफोलियो तैयार होगा। अपना तैयार करके रखें, जब स्कूल मांगे तो सबमिट करें, ठीक। सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो भी 5 नंबर का है, और इस तरीके से आपके टोटल 20 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक। और उधर 80 का पेपर, आपका 100 नंबर का पूरा असेसमेंट तैयार हो जाता है, पूरा पेपर। अब प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं भाई, प्रोजेक्ट आपका कौन सा रहेगा बच्चों, प्रोजेक्ट आपका जो बनवाया जाएगा वो रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको जो है अपना प्रोजेक्ट बनाना है, या आप इसमें डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल पता है ना आपको, जो चीज़ें हो रही हैं, जो क्लास में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, काम हो रहा है, वो आर्ट इंटीग्रेटेड है। क्योंकि आर्ट देखो बच्चों, हमें है ना ज़िंदगी से जोड़ती है हर चीज़ से, तो आर्ट का हम शामिल करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, तो चीज़ें मज़ेदार, आसान, इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो वो चीज़ें शामिल करते हुए हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें आपका जो है कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी और एनालिसिस, ये चीज़ें देखी जाएंगी, 2 नंबर की रहेंगी। प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज़ ये रहेंगी 2 नंबर की, 1 नंबर का वाइवा, आपसे उसमें से पूछताछ, ये चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो है असेसमेंट हो जाएगा, और ये आपके चैप्टर रहेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, बाय बाय।